नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। हफ्ते में 3 से 4 ये हमारी कक्षा होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने संसद विषय को प्रारंभ किया है। संसद विषय में ये हमारी चौथी कक्षा है। 2-3 कक्षाएं और होंगी, उसमें हम पढ़े उसका यह हमारा चौथा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया से आगे। आइए प्रारंभ करते हैं। विधायी प्रक्रिया मतलब विधायी मतलब विधान बनाने की, विधि बनाने की, कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। संसद में अधिनियम कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनते हैं, कैसे विधेयक पास किया जाता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिए हैं, लोकसभा के भी बारे में पढ़ लिए हैं हम लोग विस्तार से। आप हमारे 11 क्लासेस के YouTube चैनल को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस विषय की सभी कक्षाएं आपको एक एक करके मिल जाएगी। अब विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। प्रस्तुत विधेयक की श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। इतने ही लाइन से 3-4 प्रकार के प्रश्न हैं। पूछ लेगा कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। विधायी प्रक्रिया संसद के कितने सदनों में संपन्न होती है? तो संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा। प्रस्तुत विधेयक की पूछेगा तो 4 होती है। कौन कौन सी? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 368। इसको हम लोग शुरू में ही पढ़े थे। आइए एक एक पर हम लोग बात करते हैं। साधारण विधेयक, यह पूछा जाता है। यह जितनी हमारी पीडीएफ में जो बातें, एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा के दृष्टिगत ही रखकर इसको तैयार किया जाता है। तो साधारण विधेयक संसद में 5 चरणों से गुजरता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह मंत्री या सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के अनुमति से ही विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। पूछेगा कि जो हमारा साधारण विधेयक है वह संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी चरण में प्रस्तुत किया। किसके द्वारा? या तो मंत्री करेगा या सदस्य करेगा। और इसमें क्या है? पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही संसद में साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा चीज क्या होता है? द्वितीय पाठन में न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। यह तो पहली बात हो गई कि हमने जो पीठासीन अधिकारी है उसकी अनुमति लेकर साधारण विधेयक को सदन के किसी भी ये लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में हमने प्रस्तुत कर दिया। दूसरा क्या होता है कि प्रस्तुत करने के बाद इसका पाठन होता है और उसके बाद सामान्य नहीं बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके 3 उपचरण होते हैं। साधारण बहस की अवस्था, समिति द्वारा जांच होती है और विचार विमर्श की अवस्था होती है। अगला क्या हुआ? तृतीय पाठन। तृतीय पाठन में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में, क्योंकि द्वितीय जब इसका चरण होता है तब इस पर विस्तृत चर्चा हो जाती है। विस्तृत चर्चा के बाद जब तीसरा चरण आता है तो उसमें केवल 2 ही बात होती है कि इसको स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एक सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन से के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। पहला, जैसे सदन ने पास करके भेज दिया, उसके बाद दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? कि बिना संशोधन के पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है। यदि राज्यसभा से पारित हो गया है, लोकसभा में गया है, तो लोकसभा क्या करेगा? राज्यसभा में भेज देगा। दूसरा क्या होता है कि विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है। यह भी हो सकता है कि या तो ऐसे ही विधेयक को पास आउट कर दे जिस सदन से आया है, या तो यह हो सकता है कि कुछ संशोधन के साथ उसको भेजे। तीसरा होता है यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। और चौथा क्या होता है कि विधेयक पर कोई कार्रवाई न कर लंबित कर सकता है, उसको रोके रख सकता है। आप देखे होंगे कि कुछ विधेयक लंबित क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि जो सरकार आती है उसका राज्यसभा में बहुमत नहीं रहता है, लोकसभा में बहुमत होता है। तो एक सदन से तो विधेयक पास हो गया, लेकिन दूसरे चरण में यही लंबित वाली व्यवस्था हो जाती है। होता है साधारण विधेयक का
कि दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि अधिनियम कब विधेयक बनता है। अधिनियम प्रश्न पूछा जाता है कि विधेयक कब अधिनियम बनता है। तब जब इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रपति इसको अस्वीकार करने पर निरस्त या समाप्त हो जाता है। अगर राष्ट्रपति इसको अस्वीकार कर दे तो पूरा बना बनाया काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक को हमारे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्नलिखित उपबंध होंगे। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न उपबंध होंगे, किसी कर का अधिरोपण हो, उत्पादन हो, परिहार हो, परिवर्तन या विनियमन हो, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि के अभिरक्षा से किसी निधि में जमा किया गया या उससे धन निकालने की बात की गई हो, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग हो, या भारत की संचित निधि या लोक लेखों में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण या उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुषंगिक कोई विषय, इसके अलावा भी कोई अगर विषय हो, अगर ये सब चीजें हैं उस विधेयक में तो उस विधेयक को अनुच्छेद 110 के दायरे में लाकर धन विधेयक का रूप दिया जाएगा। आगे यह तो रहा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। अब कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, किन कारणों से धन विधेयक नहीं होगा, इसके बारे में आइए बात करेंगे। अगर जुर्माना या धनीय शक्तियों का अधिरोपण करता है, अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है, किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध करता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्थानीय प्राधिकारी इन बिंदुओं पर बात करे। इन बिंदुओं पर बात मतलब स्थानीय प्रयोजन के लिए कर का अधिरोपण करे, उत्पादन करे, परिहार करे, परिवर्तन करे, विनियमन करे, तो यह धन विधेयक होने का कारण नहीं हो सकता है। अब साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, इधर लिखा गया है और इधर लिखा गया है धन विधेयक। आइए दोनों तीनों पर बात करते हैं। साधारण विधेयक इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्स्थापित का मतलब कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रथम चरण से लेकर 5वें चरण तक गुजरता है। इसे सिर्फ लोकसभा में पूछा जाता है कि धन विधेयक क्या राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। नहीं, क्यों नहीं। प्रश्न ये भी तो पूछ सकता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, क्यों लोकसभा में किया जाता है। क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, इसीलिए इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है और जो धन विधेयक है इसको सिर्फ मंत्री ही पुनर्स्थापित कर सकता है। साधारण विधेयक बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के पुनर्स्थापित हो सकता है और जो धन विधेयक है इसे राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब अगर राष्ट्रपति की अब देखिए, अब इसी लाइन में सोचिए, अगर राष्ट्रपति की अनुमति से कोई विधेयक पुनर्स्थापित किया जाता है तो राष्ट्रपति उसको उस पर रोक नहीं लगा सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसकी संस्तुति से ही पुनर्स्थापित होता है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। साधारण जो विधेयक होता है उसे लोकसभा में पास करने के बाद राज्यसभा में जब भेजा जाता है तो पुनर्स्थापन अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर धन विधेयक है तो इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है कि आप जानते ही हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। आगे, इसे अस्वीकृत पारित राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे अस्वीकृत या पारित ही किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है, जैसा आपको बताया, क्योंकि यह जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। अगर राज्यसभा 14 दिनों को रोक लेती है, कुछ नहीं बोलती है, तो समझा जाएगा कि राज्यसभा इसे मान लिया है। अब आगे, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। उसी के निर्णय को न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आइए बात करते हैं वित्त विधेयक। अनुच्छेद 110 हमारे भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) के तहत भी बात की गई है। 117(1) और 117(3) दो उपखंड हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। यह अनुच्छेद 110 में लिखा गया है। कहा जाता है कि जो वित्त से संबंधित विधेयक होगा वो वित्त विधेयक होगा। तो यही कह रहा है कि सभी धन विधेयक, धन मतलब वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये विरोधाभासी कथन है, विरोधाभासी है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। वित्त विधेयक दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति कोई संयुक्त बैठक बुला सकता है। वित्त विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। वित्त विधेयक इस वित्त विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन वह कोई मामला नहीं होता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है। बिना राष्ट्रपति के अनुशंसा पर पारित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के पारित नहीं होगा। संयुक्त बैठक, अभी आपने सुना कि वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है अगर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति हो। वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो वही बता रहा है कि जो संयुक्त बैठक है उनको बुलाने के 3 कारण हो सकते हैं। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत है, या दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो गया हो। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो संयुक्त बैठक होता है उसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोनों 2 प्रश्न हैं। राष्ट्रपति द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद कोई भी सदन विधेयक पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब दिए जाने के बाद कोई भी सदन विधेयक पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर बैठक का दायित्व उपाध्यक्ष का होता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करता है, सभापति कभी नहीं करता है। जो ये हमारी संयुक्त बैठक होती है, समझ लीजिए, संयुक्त बैठक बुलाने का काम हमारे राष्ट्रपति कहाँ का? भारत का राष्ट्रपति का। अध्यक्षता का क्रम एक बार पूछा था आप लोगों की परीक्षा में। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। अगर ये नहीं है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, अब्सेंट हैं, तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। देखिए, सभापति कभी नहीं करता है, ये पूछा गया है और बार बार गलती हो जाती है। क्रम में मिलाने को आ जाएगा कि अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो पूछेगा कि अगर संयुक्त बैठक आहूत की गई है, बुलाई गई है और उसकी अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो निम्न में से कौन लोकसभा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन में दे देगा राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राष्ट्रपति या कोई वरिष्ठ सदस्य। ये पूछा गया प्रश्न है। तो सभापति कभी नहीं करता है, राज्यसभा का उपसभापति ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये रही बात आज के इस कक्षा की। आगे इस कक्षा में हम इसको 2-3 कक्षा के बाद हमारा यह संसद वाला विषय पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यह चूंकि लेंदी विषय है और इससे मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्री में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको एक भी कोई विषय छूटे नहीं।
तो इसको ध्यानगत रखते हुए इसको हम लोग फ्रेम किए हैं। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है? आप हमारे इल्विन क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और उस पर से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारा जो इल्विन क्लासेस जो आपका ही है, इल्विन क्लासेस चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी कक्षा की पीडीएफ चाहिए जो पढ़ा दी गई है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते ही हैं आप सभी, 7081-788-388 पर अपना नाम और कौन सा क्लास का पीडीएफ चाहिए यह बस लिख कर भेज दीजिए। हमारे मित्रगण भेजते हैं, उनको भेजा जाता है। पुनः अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।